आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसे में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर इस बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है और आजकल सर्वाइकल कैंसर के मामले बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर कोराड़ी रोड स्थित नंदिनी हॉस्पिटल की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू सिंह। तो आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है और इससे बचे रहने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए। इसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट नंदिनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यहाँ पे हर प्रकार की हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, हर प्रकार के गर्भाशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, विभिन्न प्रकार की गर्भ रिलेटेड जो भी महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या होता है गर्भाशय के सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर क्या, सर्विक्स क्या होता है? बेसिकली आपको तो स्पेशली सर्विक्स के बारे में पता होना चाहिए। सर्विक्स यानी गर्भाशय का मुख, जिसको हम हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। जो ये ग्रीवा है, इसकी जो एपिथेलियल की लाइनिंग होती है उसमें दो प्रकार की एपिथेलियल लाइनिंग होती है। एक एक्टोसर्विक्स होता है, एक एंडोसर्विक्स होता है और इसके बीच का एक जोन होता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जिसमें अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि बेसिकली HPV नाम का जो वायरस है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन जोन को अफेक्ट करता है और यहाँ के जो सेल्स है उनको अफेक्ट करता है और फिर कैंसर का रूप देता है उन सेल्स को। जब ये कैंसर का रूप देता है तो फिर ये सर्वाइकल कैंसर बनता है हमारे शरीर में। लेकिन सर्वाइकल कैंसर अगर हम बोलेंगे तो लोगों को लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर हमको पता हो ये कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, अगर हम इसके बारे में ठीक से जानेंगे तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। और ये प्रिवेंटिबल कैंसर है। बेसिकली ये कैंसर ऐसा है कि जिसकी अगर हम सही समय पे जांच करें तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये ऐसा कैंसर नहीं है कि हमारे शरीर में हो गया तो भगवान ने हमको दे दिया और हम फिर इसके बच ही नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं, इससे हम बच सकते हैं। जी, सर्वाइकल कैंसर होने के प्रमुख तौर पर कौन कौन से कारण देखे जाते हैं आमतौर पर, क्या कहेंगे? प्रमुख तौर पे अगर हम देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर कम उम्र में यौन संबंध होना, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, बहुत सारे बच्चे होना, 3 से 4-5 बच्चे होना, या फिर अगर किसी को कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, जैसे HIV हो गया, TB हो गया, या फिर कुछ लोग बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं जिनकी अपने आप ही इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फिर अगर देखा जाए तो टोबैको स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सब भी, बट फिर भी भारत में अगर देखा जाए तो टोबैको और स्मोकिंग बहुत कम है। औरतें यहाँ पे स्मोकिंग भी नहीं करती हैं। हाँ, टोबैको च्यूइंग चलता है बट ठीक है, यह भी एक कारण है। बट कम उम्र में शादी करना बच्चों की, ये सबसे प्रमुख है। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब एक से अधिक लोगों के साथ में संबंध रखना, यह भी एक बहुत ही प्रमुख कारण है सर्वाइकल कैंसर होने का। जी, अगर लक्षणों की बात अगर करें तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं? अगर हम लक्षण के बारे में देखे जाएं तो लक्षण ये बहुत जल्दी से ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सिंपल सा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हमारे अंदर जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से कैंसर होने का जो ड्यूरेशन है ये बहुत लंबा है। यानी अगर आज हमको इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कैंसर का रूप लेने में लगभग 15 साल का समय लगता है। 10 से 15 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। ये 15 सालों में हम लोगों को विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स और लक्षण दिखते हैं। बट क्या है, हम लोगों को आदत है, औरतों की स्पेशली अगर आदत है कि वो अपने आप को इग्नोर करेंगी, वो अपने हस्बैंड का पूरा ध्यान देंगी, बच्चों का पूरा ध्यान देंगी, सास ससुर का ख्याल रखेंगी, बट खुद को इग्नोर करती हैं। अपनी तरफ ज़रा भी कुछ होगा, अरे ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, ऐसे ही है। बट इस तरीके के अगर सिम्टम्स होते हैं और वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कौन से सिम्टम्स हैं जिसको औरतें दुर्लक्ष्य करती हैं, जिसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। देखिए, हर महीने में पीरियड्स होता है, पीरियड जिसको माहवारी कहते हैं। नियमित रूप से हर महिला को माहवारी आती ही है। 15 साल 12 साल में आजकल शुरू हो जाती है, इनफैक्ट 11 साल में भी शुरू हो जाती है। 11 साल से लेकर तो 45 साल तक हर महिलाओं को नियमित रूप से माहवारी आती है। बट जो ब्लीडिंग इन लोगों को होता है बीच में, अगर माहवारी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, थोड़ा सा भी दाग लगे, धब्बा लगे,
तो लोगों को लगा अरे ऐसे ही हो गया, थोड़ा सा टेंशन हो गया या कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से हो गई, वो लोग ध्यान नहीं देते। इस प्रकार का अगर कोई सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। फिर विभिन्न प्रकार के पानी होते हैं, जैसे सफ़ेद पानी जाना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सफ़ेद पानी तो जा रहा है, कौन सी बड़ी बीमारी हो गई है क्या, इसकी तरफ ध्यान देना। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। अगर हमको सफ़ेद पानी जा रहा है, अगर किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है, बदबूदार पानी जा रहा है, लाल पानी जा रहा है, तो हमने तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में बहुत हिचक भी होती है, क्यों जाएं हम डॉक्टर के पास, और जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो मुझे कैसे देखेंगे, थोड़ा मन में डर भी होता है उनके। तो ये डर की वजह से भी बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते कि मैं जाऊंगी फिर डॉक्टर क्या बोलेंगे, फिर कैसे देखेंगे, फिर मुझे पेन तो नहीं होगा, क्या जांच करेंगे, कैसी जांच करेंगे, ये डर मन में रहता है। इसी वजह से भी बहुत सारी महिलाएं नहीं आती हैं, और जब वो पहुंचती हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेज हो चुकी है, स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंचती है। तो मैं समझाना चाहूँगी उन महिलाओं को कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कुछ बात नहीं है, बस उन्होंने थोड़े से भी सिम्टम्स हो तो तुरंत अस्पताल में आके अपनी जांच करानी चाहिए। जांच के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया में जांच से पता चल सकता है कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है? अगर हम इस जांच के बारे में जानना चाहें तो मैं सिंपल सा बताऊंगी कि सिंपल टेस्ट है, एक पैप टेस्ट बोलते हैं उसको। पैप टेस्ट एक बहुत ही सरल सिंपल सा टेस्ट होता है। इसमें जैसे नॉर्मली अगर कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी महिला पेशेंट आता है तो उसकी जांच स्त्री रोग तज्ञ करते हैं, उसी प्रकार की एक जांच की जाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा स्पैचुला होता है या फिर साइटोलॉजी ब्रश होता है, उससे गर्भाशय का जो मुख होता है उसको थोड़ा सा स्क्रैप करके वहाँ से सेल्स लिए जाते हैं और उसको स्लाइड में एक रखे जाते हैं और उसको फिर जांच के लिए भेजा जाता है। बहुत सिंपल सा जांच है और बिल्कुल पेनलेस है ना, आपको तकलीफ भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये टेस्ट हो गया। बट मन में डर नहीं होना चाहिए। अगर आप डरेंगे ही नहीं और ये नियमित रूप से अगर हम पैप टेस्ट करवाते रहें तो हम लोगों को ये कैंसर का धोखा बहुत कम से कम हो सकता है। जी, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए और कौन कौन सी उपाय योजना है जो की जा सकती हैं, क्या कहेंगे आप? सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए सबसे बेस्ट तो अगर मैं बोला जाऊँ तो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग जैसे पैप टेस्ट मैंने आपको बताया, फिर HPV DNA टेस्टिंग, ये बारे में भी हमको पता होना चाहिए। HPV DNA टेस्टिंग ये साइटोलॉजी ब्रश से किया जाता है। अगर हम ये दोनों ही टेस्ट कराते हैं, जैसे अगर हम देखा जाए तो जो पैप स्मेयर की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है ये लगभग 90 से 95% होती है, 90 से 95% तक। और अगर हम इसी को HPV DNA टेस्टिंग के साथ में कंबाइन कर लिया जाए तो दोनों का जो क्यूमुलेटिव टेस्टिंग का सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का रेट रहेगा वो 95% है। अगर दोनों टेस्टिंग के साथ में हम करें तो 95% तक हमको कम स्टेज में यानी शुरुआती दौर में ही हमको पता चल जाएगा कि हमको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं प्री इन्वेजिव स्टेज। प्री इन्वेजिव स्टेज में अगर हमको ये कैंसर पता चलता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। सरल तरीके यानी सिंपल से कोन बायोप्सी कर लिया, आपने लीप एक्सीजन करा लिया, क्रायोथेरेपी करवा लिया, उससे ही इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो हम लोग CIN स्टेजेस में रहते हैं तब CIN स्टेज यानी ये स्टेज 1 से भी पहले का जो समय रहता है उसको हम लोग प्री इन्वेजिव स्टेज बोलते हैं, जिसको CIN भी कहा जाता है हमारी भाषा में। जी, अगर डायग्नोस होने के बाद जैसे आपने कहा और बहुत ज़्यादा हायर स्टेज पे चलेगा तो कौन कौन सी उपचार प्रणाली है, क्या क्या? जैसे अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कैसे स्टेजिंग होता है। इसको है ना हम लोग 4 स्टेजेस में यानी 4 स्टेजों में डिवाइड किया जाता है इसको। शुरुआती स्टेज होती है कि अगर उसने सिर्फ सर्विक्स को इफेक्ट किया यानी गर्भाशय का जो मुख है ग्रीवा उतने तक ही अगर कैंसर सीमित है तो वो स्टेज 1 होता है। स्टेज 2 में ये कैंसर जो होता है वो ग्रीवा को इफेक्ट करता है और वो जो गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग होती है उसको भी इफेक्ट करता है। स्टेज 2 में भी हम लोगों के इसमें डिवाइड किया जाता है A और B ऐसे। तो A में रहता है कि वो अंदर की परत तक जो रहती है उसी में सीमित है, अगर वो अंदर से बीच वाली परत तक चला गया तो B स्टेज हो गया। फिर 3rd स्टेज में कैंसर क्या करता है कि वो गर्भाशय का मुख, गर्भाशय की अंदर की परत और गर्भाशय के बाहर की परत को भी ले लेता है। और 4th स्टेज में ये आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है, जैसे देखा जाए तो गर्भाशय के सामने हमारे पेशाब की थैली होती है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं और पीछे पोटी की थैली होती है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। तो वो 4th स्टेज में ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर लेता है और बाउल को भी इन्वॉल्व कर लेता है और साथ साथ में वो हमारे ब्रेन में जा सकता है, हमारे बोन्स में जा सकता है, हमारे लंग्स में जा सकता है, इवन हमारे ब्लड में भी फैल सकता है। जो 4th स्टेज का कैंसर होता है वो बहुत ही हाई रिस्क होता है और इसमें पेशेंट का बच पाना ज़्यादा दिन के लिए बहुत मुश्किल है। बट मैंने आपको पहले भी कहा कि 4th स्टेज आप सुन रहे हैं बट इसमें डरने की बात नहीं है। ये 4th स्टेज हम कब पहुँचेंगे? जब हमने 15 साल तक अपने आप को इग्नोर किया तब।
अगर आप 15 साल तक अपने आप को इग्नोर नहीं करेंगे, शुरुआत में ही अपनी जांच करा लेंगे, तो आप 4th स्टेज पहुँचेंगे ही नहीं। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है कि सभी सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेशन भी आई हुई है। तो कौन कौन सी वैक्सीनेशन आई हुई हैं और इसको किस उम्र ये में तो लेना बहुत ही चाहिए? बढ़िया सवाल है। वैक्सीनेशन जैसे भी मैंने आपको शुरुआत में ही स्टार्टिंग में जो हमारे बताया कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। जो कैंसर है ये आज के दौर में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए अभी हमारे पास में 3 प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वारिक्स, जो कि बायवैलेंट वैक्सीन है, फिर गार्डासिल जो कि क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन है, और एक नैनो वैक्सीन है। नैनो वैक्सीन जो है वो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, वो अभी विदेशों में ही दी जा रही है, बट सर्वारिक्स एंड गार्डासिल हमारे यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये हमने हमारी कम उम्र की लड़कियां जैसे 9 साल से लेके तो 15-16 साल तक की हर लड़की को देना ही चाहिए। हर माँ का एक कर्तव्य होता है। जैसे हम लोग अभी शादी करते हैं बेटी की, तो शादी के पहले हमने उसको वैक्सीन लगा के देना, ये हमने जैसे एक लिस्ट में डाल देना चाहिए। लोग अपनी लड़की की मेहंदी के लिए, संगीत के लिए, शादी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, वो सब ना करते हुए उन्होंने वैक्सीन उसको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। और ये जो दोनों ही वैक्सीन हैं हमारे पास में अवेलेबल हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, थोड़े महंगे हैं। जैसे आपने सर्वारिक्स ले लिया तो ये 3-3.5 हज़ार का आता है, गार्डासिल ले लिया तो ये 4,600 का हुआ है। तो दोनों ही वैक्सीन हैं, दोनों थोड़े महंगे हैं, बट ठीक है, ये हमारे लिए इतने महंगे नहीं हैं आज के युग में जितने हमारी बेटी की जान। अगर हमने टाइमली ही ये दोनों ही वैक्सीन लगाए, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है, मैं आपको एडवाइस करूँगी गार्डासिल लगाइए, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है। वो ह्यूमन पैपिलोमा नामक जो वायरस है उसका 6, 11, 16 और 18 चारों स्ट्रेन्स को कवर करता है। तो दैट इज़ मोर बेटर, बट स्टिल आई एम नॉट प्रोमोटिंग गार्डासिल। आप सर्वारिक्स भी लगा सकते हैं। तो इनका जो एक डोज रहता है, नियमावली रहती है कि हमने वैक्सीन कैसे लेना है। तो पहला, जैसे कि आज आपने पहला लगा लिया, फिर दूसरा वैक्सीन आपको 1 से 2 महीने में लगाना है। 016 हम लोग कहते हैं, या फिर 026 भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। अगर आपने तीनों डोजेज अपनी बेटियों को दे दिए हैं तो ये कैंसर होने के चांसेस 95% तक कम होते हैं। मैसेज अगर आप कहेंगे तो मैं अगर आपको सजेशन, या फिर मैं चाहूँगी कि हर जो भी सिंपल महिला है उसने 30 इयर्स के बाद में नियमित रूप से अपना पैप टेस्ट करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर 3 साल में उन्होंने अपना स्क्रीनिंग अगर कराते रहे तो ये कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे, यानी होगा ही नहीं, आपको हर 3 साल में कराते रहे, और अगर 3 बार आपका टेस्ट निगेटिव आया तो आप चाहें तो इसको हर 5 साल में भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर 3 साल में ही करना है, बट आपके 3 टेस्ट लगातार यानी रिपीटेटिव निगेटिव आने चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सभी चैनलों ने इसको पैप टेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। व्हाट इज़ पैप टेस्ट? तो ज़रूर पैप टेस्ट को प्रमोट करें। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये कैंसर मुक्त हो चुका है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अभी पोलियो मुक्त हो गया था भारत, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो गया है। अगर हमारे देश में भी प्रॉपर तरीके से जन जागरूकता बनाई जाए, लोगों को बताया जाए कि ये कैंसर क्या है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ये कोई बनाया नहीं आता या शरीर के अंदर पैदा नहीं होता। ये हमारे संबंध करने से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारे अंदर जाता है, हमारे एक्टोसर्विस को, एंडोसर्विस को इफेक्ट करता है, हमारे डीएनए को ट्रांसफॉर्म करता है और फिर कैंसर हमारे अंदर बनाता है, जिसको 15 साल लगते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्रमोट करें और सबको नियमित रूप से पैप टेस्ट और HPV डीएनए टेस्टिंग के बारे में बताएं, और मैक्सिमम औरतें इसका फ़ायदा उठाएं और टेस्ट करवाएं, ना कि डरें। और जैसे आपने मेरे को पूछा कि मैं चैनल को क्या बताना चाहूँगी, हमारे हॉस्पिटल में हर 3-3 महीने में हमने प्लान किया है कि हम पैप टेस्ट का कैंप करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि वो महिलाएं आएँ और यहाँ पे कैंप में उसका फ़ायदा उठाएं, और स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाएगी, पैप टेस्ट की स्क्रीनिंग की जाएगी, और बहुत ही एकदम मिनिमल यानी कॉस्ट में, बहुत ही कम से कम दर में, जैसे बोला जाए तो बहुत ही मिनिमम रेट्स में हम लोग पैप टेस्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि यानी देश को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने के लिए मेरी मुहिम रहेगी, मेरी प्रयास रहेगा, मेरा प्रयत्न रहेगा कि हम भी, हमारा इंडिया भी सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो। अगर मैं नंदिनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे प्रमुख तौर पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या कहेंगे? अगर मैं आपको अपने हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का हाई रिस्क प्रेगनेंसी पूरा हम लोग मैनेज करते हैं, हर प्रकार की, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो पेशेंट को, एक्लैम्पशिया हो, APH हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, हर प्रकार की हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास में HDO भी है, हमारे पास में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है,
हमारे पास में बच्चों के डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे NICU है, ICU है, मेडिसिन है, इंटेंसिविस्ट भी हैं। वी हैव ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास में नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हर प्रकार की स्पाइन सर्जरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा नंदिनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गणेश नगरी में स्थित है। यह गणेश नगरी कुराड़ी रोड पे है, ICCI बैंक के जस्ट पीछे पटेल पेट्रोल पंप के पास। किसी को भी पूछेंगे, कोई भी आपको नंदिनी मल्टी स्पेशलिटी के बारे में बता देगा। धन्यवाद। कुछ भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आइए एंड हम आपको पूरी सेवा देंगे और बिल्कुल निम्न लेस दरों में, कम से कम रेट्स में आपका यहाँ पे बेहतर इलाज होगा। धन्यवाद। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।